तो लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। विद्युत अपघटन विलयनों का चालकत्व या चालकता, जिसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं, यानी कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस या कंडक्टिविटी। तो मान लीजिए कि सबसे पहले हम एक वेसल्स या बर्तन लेते हैं, इसे समझने का कोशिश करते हैं आखिर चालकत्व या चालकता होता क्या है। तो इसको हम ए से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। और एक और दूसरा बर्तन ले रहे हैं जिसको हम वेसल्स ले रहे हैं, जिसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं। इसमें मान लीजिए कि हम 1 मोल NaCl ले रहे हैं, और इसमें हम मान लीजिए कि 1 मोल CaCl2 ले रहे हैं, ठीक है। तो NaCl का जो हम NaCl जो कंप्लीट जो है टूटेगा, तो निश्चित रूप से ये Na प्लस प्लस Cl माइनस में टूटेगा। और CaCl2 का जब इलेक्ट्रोलाइटिक होगा तो Ca प्लस प्लस और प्लस 2Cl माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, Na प्लस और एक बनेगा Cl माइनस। और यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक सिस्टम जनरेट कर रहे हैं, इसको हम पॉजिटिव और इसको हम निगेटिव ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से पॉजिटिव है तो Cl इधर की तरफ जाएगा, और यहाँ पे निगेटिव है तो Na प्लस इधर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। ठीक उसी तरह से यहाँ पे मान लीजिए Cl प्लस प्लस होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl माइनस होगा। और ठीक उसी तरह से यहाँ पे हम एक सिस्टम जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये प्लस और यहाँ पे माइनस दे रहे हैं, तो Cl माइनस इधर जाएगा और Ca प्लस प्लस यहाँ पे जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरह से ये विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में हमने जब NaCl को डाला तो Na प्लस और Cl माइनस में छूट गया, और CaCl2 को जाया तो Ca प्लस प्लस और 2Cl माइनस में टूट गया। तो यहाँ पे एक और एक दो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 2Cl प्लस और 2Cl माइनस के आयन टूट रहा है। तो जलीय विलयन द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित यहाँ पे, जिसके कारण यहाँ पे 2 आयन है, और यहाँ पे कितने हैं, बेसिकली यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 4 आयन है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे 2 आयन फ्लो कर रहा है और यहाँ पे 4 आयन फ्लो कर रहा है। तो निश्चित रूप से जिसके कारण आयन फ्लो कर रहा है तो विद्युत धारा प्रवाह होगा। तो किसी भी जलीय विलयन द्वारा जो विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं या चालकत्व कहते हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो सिस्टम ई है, तो सिस्टम ए में कम मतलब की चालकता होगी, और सिस्टम बी का चालकता ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास में आयनों की संख्या कम है, 2 है, और इसके पास आयनों की संख्या कितनी है, ज्यादा है, यानी कि 4 है। तो विद्युत सिस्टम ए का जो चालकता होगा वह ज्यादा होगा, सिस्टम बी का चालकता ज्यादा होगा, और सिस्टम ए का चालकता कम होगा। अब इसके बाद में हम इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन से है कि किसी विद्युत, लिखिएगा, किसी विद्युत अपघट्य के, विद्युत अपघट्य के, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन द्वारा, जलीय विलयन द्वारा, जलीय विलयन द्वारा, जलीय विलयन द्वारा विद्युत धारा को, विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता, प्रवाहित करने की क्षमता चालकता कहलाती है, चालकता कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग लिखिएगा नोट में, नोट में पहला नोट लिखिए कि चालकता जो होता है वह, चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। यानी कि C इज इक्वल टू हो गया 1/r, C इज इक्वल टू 1/r। इसका यूनिट हो जाएगा आपका ओम पर ओम, ठीक है। या इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, या इसे हम लोग महो भी बोलते हैं, ठीक है ना।
तो कहने का मतलब भी है, अब इसको थोड़ा सा ऊपर हम कर लेते हैं। तब हम लोग देखते हैं, चूंकि हमारे पास v इजिकल टू आई इंटू आर होता है, तो निश्चित रूप से आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, v बाई आई। तो यहाँ से चूंकि हमारे पास में c इजिकल टू 1/r के जगह तो हम पुट कर लेंगे v बाई आई। तो यहाँ से c इजिकल टू कितना हो जाएगा, i बाई v। c इजिकल टू i बाई v हो गया। यदि हम इफ v इजिकल टू 1 वोल्ट हम कर दे, तो निश्चित रूप से इसलिए c इजिकल टू कितना के बराबर हो जाएगा, i के बराबर हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जब किसी भी सिस्टम में जब जो वोल्ट है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यदि 1 हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, इलेक्ट्रोडों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर हो, तो अ, तो तो जो धारा धारा जो प्रवाहित होता है, उसी धारा को ही हम लोग चालकता कहते हैं। ठीक है ना। तो लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि जब किसी विद्युत अपघट्य से विद्युत अपघट्य से जब किसी विद्युत अपघट्य से जलीय विलयन में जलीय विलयन में जलीय विलयन में लगे इलेक्ट्रॉनों के बीच लगे इलेक्ट्रॉनों के बीच लगे इलेक्ट्रॉनों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर हो 1 वोल्ट का विभवांतर होता है 1 वोल्ट का विभवांतर होता है, तो उस विलयन में बहने वाली उस विलयन में बहने वाली धारा, यानी धारा ही क्या कहलाती है, विलयन का चालकता कहलाती है। धारा ही विलयन का चालकता कहलाती है चालकता कहलाती है कहलाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने विलयन का चालकता को हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग को देखना है विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं कप्पा, यानी कि के कप्पा से डिनोट करते हैं। इसका परिभाषा हो जाएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। लिखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी कि हो गया आपका कप्पा इजिकल टू हो जाएगा 1/ρ। कप्पा इजिकल टू 1/ρ हो जाएगा, जहाँ पे रो इजिकल टू हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। रो इजिकल टू हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। रो इजिकल टू हो जाएगा हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है। या एक और फॉर्मूला होता है, कप्पा इजिकल टू हो जाता है C इंटू एल डिवाइडेड बाई ए, जहाँ पे कप्पा इजिकल टू हो जाएगा विशिष्ट चालकता। ठीक है। कप्पा इजिकल टू विशिष्ट चालकता हो जाएगा, और C इजिकल टू हो जाएगा चालकता हो जाएगा। उसके बाद में L इजिकल टू हो जाएगा इलेक्ट्रोडों के बीच दूरी हो जाएगी। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है। और A इजिकल टू हो जाएगा इलेक्ट्रोडों की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इलेक्ट्रोडों की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में हम लोग अगर इसका आगे हम लोग इसका अध्ययन करें,
और इसके आगे लिखे, तो यदि मान लीजिए यहाँ पे इफ एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान ले तथा ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान ले, तो निश्चित रूप से देन कप्पा का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो मतलब ये हो गया, इसका डिफिनेशन सब हम लिखेंगे कि किसी विद्युत अपघट्य में, किसी विद्युत अपघट्य के, किसी विद्युत अपघट्य के, किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर लंबाई वाले, 1 सेंटीमीटर लंबाई वाले तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले बिलियन की चालकता, बिलियन की चालकता, बिलियन की चालकता जो होती है वह विशिष्ट चालकता कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है, चालकता कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। ठीक है। या इसका एक और डिफिनेशन हो सकता है, किसी विद्युत अपघट्य के, किसी विद्युत अपघट्य के, किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले, आयतन वाले बिलियन की चालकता, आयतन वाले बिलियन की चालकता, आयतन वाले बिलियन की चालकता उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है, उसकी विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता कहलाती है, उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती, कहलाती है। मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक है आपका सिस्टम, ये मान लीजिए कि हमने ले लिया, तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है ना। और ये हमारा भी एरिया जो है ये भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। तो इसी के आधार पर हम लोगों ने ये डिफरेंसेस लिया है। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग को विशिष्ट चालकता का मात्रक थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें, कि इसका मात्रक कैसे क्या होता है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा ऊपर करते हैं और लिखिएगा विशिष्ट चालकता का मात्रक, यानी कि कप्पा का मात्रक हो जाएगा विशिष्ट चालकता का मात्रक, विशिष्ट चालकता यानी कि कप्पा का मात्रक, मात्रक जो होता है वह पर ओम पर सेंटीमीटर होता है, या महो पर सेंटीमीटर होता है, या एक और फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है साइमन पर सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना। अब उसके बाद में हम लोग देखेंगे सेल नियतांक या सेल कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं सेल नियतांक, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। अभी अभी हम लोग जो सूत्र पढ़े हुए हैं, तो क्या सूत्र पढ़े हुए थे, ये जो सूत्र है आपका कप्पा इज इक्वल टू, कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू एल बाई ए। इसी में जो होता है एल बाई ए को ही, एल बाई ए को सेल नियतांक कहते हैं, तो सेल नियतांक कहते हैं, सेल नियतांक कहते हैं, सेल नियतांक कहते हैं। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसका मान जो होता है, मैंने सेल नियतांक का मान, इसका मान प्रत्येक सेल के लिए निश्चित होता है। इसका मान, इसका मान प्रत्येक सेल के लिए एक निश्चित मान होता है। इसका मान प्रत्येक सेल के लिए, प्रत्येक सेल के लिए निश्चित होता है, प्रत्येक सेल के लिए निश्चित होता है। ठीक है, कि इसका मान प्रत्येक सेल के लिए निश्चित होता है। ठीक है,
और उसके बाद में हम लोग देखते हैं, मतलब होगा डिफिनेशन अगर लिखना चाहें तो एल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को हम लोग एल बोलते हैं। आई का मतलब क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी किसी भी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग सेल नियतांक कहते हैं। तो अतः इसका डिफिनेशन अगर अच्छे से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अतः किसी अतः किसी सेल के अतः किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 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 मतलब एल तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा इलेक्ट्रोडों की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। सेल नियतांक कहते हैं। सेल नियतांक कहते हैं। ठीक है, इसीलिए कप्पा इक्वल टू हो जाएगा सी इंटू एल बाई ए, और यहां से हो जाएगा कप्पा इक्वल टू हो जाएगा सी गुने एल बाई ए को हम लोग बोलते हैं सेल नियतांक। तो सी गुने हो जाएगा सेल नियतांक। सेल नियतांक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। या इसी को हम लोग सेल नियतांक का फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो हो जाएगा सेल नियतांक इज इक्वल टू हो जाएगा कप्पा डिवाइडेड बाई सी, और 1/c को हम लोग बोलते हैं आर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि सेल नियतांक इज इक्वल टू कप्पा इंटू आर, यानी कि इसी को हम लोग लिख सकते हैं, कप्पा को बोलते हैं हम लोग विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता गुने आर को बोलते हैं हम लोग प्रतिरोध। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसका यूनिट यानी कि मात्रक इसका हो जाएगा पर सेंटीमीटर और पर मीटर हो जाता है इसका यूनिट। तो इस तरह से हम लोगों ने सेल नियतांक को देख लिया। अब इसके बाद में हम लोग तुल्यांकी चालकता यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे तुल्यांकी चालकता यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसे हम यूज करते हैं लेमडा इक्विवेलेंट में। सपोज कीजिए कि एक मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक घन है जिसका प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है ना, प्रत्येक भुजा कितना है, 1 सेंटीमीटर का है। तो मान लीजिए कि इस तरह से होगा, इसकी प्रत्येक भुजा कितना सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, और ये भी हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इसका आयतन हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका विद्युत इसमें जो होता है 1 ग्राम तुल्यांक। ठीक है, 1 ग्राम तुल्यांक। तो पढ़ने का मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी भी विद्युत अपघट्य के, मान लीजिए कि 1 ग्राम आयतन वाला विलयन अगर दिया जाता है तो उसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला रहता है। ऐसे ही विलयन की चालकता को हम लोग तुल्यांकित चालकता कहते हैं। मतलब फॉर्मूला क्या, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, किसी विद्युत अपघट्य के अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला होता है
तो ऐसे बिलियन की चालकता के ऐसे बिलियन की चालकता को ऐसे बिलियन की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तुल्यांकी चालकता कहते हैं। चालकता कहते हैं। ठीक है। लेमडा इक्विवेलेंट से हम डिनोट करते हैं। लेमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा गुने 1000 डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा। ठीक है। जहाँ पे एन इज इक्वल टू हो जाएगा, एन इज इक्वल टू नॉर्मलता। एन क्या हो जाता है? नॉर्मलता हो जाता है। ठीक है। यानी कि लेमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा कप्पा गुने वी इक्विवेलेंट हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे वी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ग्राम तुल्यांक वाले 1 ग्राम तुल्यांक वाले 1 ग्राम तुल्यांक वाले बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन। ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मोलर चालकता। ठीक है। यानी कि मोलर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं। अब इसके बाद में हम लोग को देखना है मोलर चालकता या मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि जिसे हम डिनोट करते हैं लेमडा एम से डिनोट करते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का कोई आपका दिया हुआ है। मान लीजिए कि ये घन ही दिया हुआ है। ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर का घन दिया हुआ है, इसलिए मान लो सब 1 सेंटीमीटर है। ये भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और विद्युत अपघट्य जो है यहाँ पे 1 मोल दिया हुआ है। तो इसमें होता क्या है कि किसी भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले बिलियन में यदि विद्युत अपघट्य 1 मोल खुला हुआ हो तो उस बिलियन की चालकता को ही मोलर चालकता हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग लेमडा एम से डिनोट करते हैं। मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैंने डिफिनेशन क्या हो जाएगा, किसी 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले बिलियन में यदि विद्युत अपघट्य का यदि विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला होता है 1 मोल घुला होता है 1 मोल घुला होता है तो उस बिलियन की चालकता उस बिलियन की चालकता ही उस बिलियन की चालकता ही मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता यानी कि लेमडा एम से नोट करते हैं कहलाती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि लेमडा एम से नोट करेंगे तो लेमडा एम इक्वल टू कप्पा गुने यहाँ पे हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई एम से डिनोट करते हैं। एम यहाँ पे एम जहाँ पे हो जाएगा मोलरता। एम क्या हो जाएगा, मोलरता। ठीक है। यानी कि लेमडा एम इक्वल टू हो जाएगा कप्पा गुने वी एम। ठीक है। और वी एम जो है वह है 1 मोल घुले हुए बिलियन का 1 मोल घुले हुए बिलियन का सेंटीमीटर क्यूब में आयतन है। ठीक है ना। ये हमारा हो गया मोलर चालकता। मोलर चालकता के बाद में अब हम लोगों को मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध स्थापित करना है। उसे हम लोग देख लेते हैं। इसका यूनिट यदि देखना चाहे मोलर चालकता का, तो मोलर चालकता का यूनिट हो जाएगा आपका साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है। अब हम लोग को देखना है मोलर चालकता यानी कि लेमडा एम तथा तुल्यांकी चालकता अर्थात लेमडा इक्विवेलेंट में संबंध स्थापित करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं लेमडा एम का फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग पढ़े हैं कप्पा गुने 1000 डिवाइडेड बाई एम। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। दूसरा लेमडा इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या पढ़े हैं हम लोग, कप्पा गुने 1000 डिवाइडेड बाई एम।
ये हमारा दूसरा नंबर इक्वेशन है। यदि समीकरण 1 और समीकरण 2 को डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2, तो निश्चित रूप से यहाँ पे लैम्डा एम डिवाइडेड बाई लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा कप्पा गुने 1000 डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाई हो जाएगा कप्पा गुने 1000 डिवाइड बाई एन हो जाएगा। ठीक है, कप्पा से कप्पा कट जाएगा, 1000 से 1000 कट जाएगा। निश्चित रूप से यहाँ पे हो जाएगा लेमडा एम डिवाइड बाई लेमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन बाई एम हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला का भी हम यूज कर सकते हैं, या लेमडा एम डिवाइड बाई लेमडा इक्विवेलेंट एन का मतलब हो जाता है डब्ल्यू बाई ई गुने भी लीटर में। पिछला चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। और एम का वैल्यू होता है आपका डब्ल्यू बाई एम गुने भी लीटर में। ये सब पिछला चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं। यहाँ से यदि हम चाहें तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कटा देंगे, भी लीटर से भी लीटर कटा देंगे। ठीक है ना, तो जब हम इसको लिखेंगे लेमडा एम डिवाइडेड बाई लेमडा इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो क्या कितना हो जाएगा, एम बाई ई हो जाएगा। ठीक है ना, एम बाई ई, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और एम बाई ई को हम लोग क्या बोलते हैं, लेमडा एम बाई लेमडा इक्विवेलेंट, इसको हम लोग बोलते हैं एन बोलते हैं। या इस वाला फॉर्मूला का भी यूज होगा कहीं कहीं, और इस वाला फॉर्मूला का भी यूज होगा। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे एन को क्या बोलते हैं। एन जो होगा वो अम्ल की क्षारकता हो सकता है, अम्ल की क्षारकता हो सकता है। लास्ट चैप्टर में हम लोग इसका जिक्र किए थे और निकाले भी थी अम्ल की क्षारकता। या एन को हम लोग क्षार की अम्लता भी कहते हैं, क्षार की अम्लता भी कहते हैं। ठीक है ना, या एन को ही हम लोग बोलते हैं लवण का आवेश भी बोलते हैं, लवण का आवेश भी कहते हैं। ये सारा चीज का जिक्र हम लोग लास्ट चैप्टर में किए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद में नोट भी करके एक लिख लीजिएगा, जब एन का वैल्यू 1 हो तो उसको हम लोग मोनो बेसिक एसिड या मोनो एसिडिक बेस के लिए जो होता है, एन का वैल्यू 1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा तो लेमडा एम इक्वल टू लेमडा इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, माने मोनो बेसिक एसिड या मोनो एसिडिक बेस के लिए, मोनो एसिडिक बेस के लिए निश्चित रूप से जो होगा एन का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसीलिए लेमडा एम इक्वल टू लेमडा इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हमने आज का क्लास में ये सभी बेसिक्स ही थे, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है।